मेरी शादी को कई साल हो गए थे, कई बच्चों की माँ भी बन चुकी थी कि एक दिन खबर आई कि मेरी माँ मुझे छोड़कर दुनिया से चली गई है। ये सदमा मेरे लिए बड़ा जानलेवा था। बहुत दिनों के बाद बहुत आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हुई तो कुछ अरसे के बाद अम्मी के तरके से मुझे मेरा हिस्सा मिला। ये एक खासी माकूल रकम थी। जब ये रकम मैंने अपने शोहर को देनी चाहिए तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये तुम्हारी अपनी अमानत है, इसे अपने पास रखो। बल्कि मैं तो कहता हूँ तुम इस रकम से अपनी माँ के नाम पर कोई फलाही अदारा कायम कर दो। तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारी जाने से सदका जारिया होगा। मुझे अपने शोहर की सोच बहुत पसंद आई और बहुत सोचो विचार के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मुझे ओल्ड होम कायम करना चाहिए जिसमें बेसहारा माओं की रिहाइश और दीगर सहूलतों का बंदोबस्त हो। मेरे शोहर ने मेरा ये आइडिया ना सिर्फ पसंद किया बल्कि मुझे तो इस ओल्ड हाउस का नाम भी तजवीज कर दिया। बिन्नते मरियम ओल्ड हाउस। ये नाम कैसा रहेगा? बहुत अच्छा है। मेरी माँ का नाम मरियम जमानी था, इसीलिए मेरे शोहर ने ये नाम तजवीज किया। एक खासी बड़ी और कई मंजिलों पर मुश्तमिल बिल्डिंग खरीद कर इसमें हमने बिन्नते मरियम ओल्ड हाउस कायम कर दिया। मेरी असल कहानी इस ओल्ड हाउस से ही शुरू होती है। इस ओल्ड हाउस को चलाते हुए मुझे कई साल बीत गए। इस दौरान मुझे बड़े अजीबो-गरीब किस्म के तजुर्बात का सामना करना पड़ा। ये बताना मैं ज़रूरी समझती हूँ कि मैंने अपने इस ओल्ड हाउस को सिर्फ बेसहारा खवातीन के लिए मखसूस कर रखा है। मर्दों का दाखिला यहाँ ममनू है। दुनिया के इतने तरक्की करने के बावजूद आज भी औरतों की बहुत बड़ी तादाद मजलूम है। इस पर एक नहीं, तरह-तरह के मुजालिम ढाए जाते हैं। अगर बेटे को जन्म ना दे तो ये भी इसका कसूर। इसकी सजा औरत ही को दी जाती है। अपने जायज हकूक मांगने वाली भी सजा की मुस्तहिक करार दी जाती है। अपने बाल बच्चों की रोजी रोटी के लिए घर से निकलने वाली औरत को शक्को शुबा की निगाह से देखा जाता है। इस पर बोतान लगाकर इसको मोर्दे इल्जाम ठहराकर औरत की तजलील की जाती है। बालिग और जवान लड़की अगर अपनी पसंद से अपने शरीक ख़यात का इंतखाब कर ले तो ये भी इसका नाकाबिले माफी गुनाह होता है। तरह तरह से सताई हुई औरतें मेरे ओल्ड हाउस में पनाह लेने आती हैं। मुझे सबसे हमदर्दी होती है और मैं सबके जख्मों पर मरहम रखने की भरपूर कोशिश करती हूँ। लेकिन सबसे ज्यादा दुख मुझे इस वक्त होता है जब कोई ज़ईफ और उम्र रसीदा खातून को इसकी औलाद इसे ओल्ड हाउस में छोड़ जाती है। मैं ऐसे बदनसीब बेटे या बेटी को बहुत समझाती हूँ कि ऐसा ना करो। जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ा लिखा कर इंसान बनाया, इसका तुम पर एहसान अजीम है। तुम्हें चाहिए कि इनकी खिदमत करो। अल्लाह ने अगर तुम्हें इसका मौका दिया है कि तुम इनके एहसानात का बदला चुकाओ तो तुम खुद को इससे क्यों महरूम रखते हो? तुम्हारी जन्नत और तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। तुम इस जन्नत को पाने के लिए, इसे हासिल करने के लिए अपना किरदार अदा क्यों नहीं करते? बूढ़ी माँ की खिदमत क्यों नहीं करते? इससे पीछा छुड़ाने की क्यों कोशिश कर रहे हो? इसे ओल्ड हाउस में दाखिल करवा के क्यों अपने लिए अजाब अजीम मोल लेना चाहते हो? मेरी बातों से मुतासिर होकर अक्सर लड़की और लड़कियां अपनी माँ को हमारे ओल्ड हाउस में दाखिल करवाने का इरादा मुलतवी कर देते हैं और अपनी माँ को, अपनी जन्नत को अपने घर वापस ले जाते हैं। फिर यूं होने लगा कि अपनी माँ को ओल्ड हाउस लाने वाले अपने आप को अपनी माँ की औलाद ही जाहिर नहीं करते। कोई कहता दूर पार के रिश्तेदार हैं, कोई बताता हमने तो महज इंसानी हमदर्दी के तहत इन्हें यहाँ पहुंचाया है, इनके आगे पीछे तो कोई नहीं है। ये बेचारी दर दर की ठोकरें खा रही थी, इसलिए हम इन्हें यहाँ लेकर आए हैं कि यहाँ वो सहूलत के साथ अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार ले। बाद में मुझे मालूम होता कि ये ऐसी बातें करने वाले इस मजलूम और बदनसीब औरत की अपनी सगी औलाद हैं, जो अब इन्हें अपने साथ रखना और इनकी खिदमत करना नहीं चाहती, इन्हें अपने लिए बोझ समझते हैं। बाज माएँ ये बताती कि इन्हें बेटे बहू इसलिए अपने साथ रखना नहीं चाहते कि बड़े और बुजुर्ग होने के नाते हम इन्हें और इनके बच्चों को नापसंदीदा बातों से रोकते और टोकते थे। हमारा ये कहना इन्हें नागवार होता था कि दुपट्टा सीने को ढांपने के लिए होता है, गले में पट्टे की तरह डालने के लिए नहीं होता। हम अगर ये कहते कि सियानी लड़कियों को इतनी आजादी ना दो कि बाद में वो तुम्हारी शर्मिंदगी का सबब बने, तो बेटी के साथ माँ बाप को हमारी बात सहर लगती थी। बहू को तो जो ऊंच नीच समझाती थी, फैशन, सैर तफरी और सहेलियों के लिए बेकार वक्त जाया करने की बजाय घर बार और बाल बच्चों के लिए एक अच्छी बीवी,
और अच्छी माँ का किरदार अदा करने की हिदायत करती तो बहू बेगम हमें अपनी आजादी के रास्ते में रोड़ा तस्वुर करती। ऐसे में वो लोग अपने घर में हमारा वजूद कैसे गवारा कर सकते थे। ऐसी ही माओ में एक माँ फरीदा बेगम भी हैं, जिन्हें एक दिन एक खातून लेकर हमारे ओल्ड हाउस आई और बताया कि ये मेरी खाला है, जबकि फरीदा बेगम इन्हें मुसलसल बेटी कहकर मुखातिब कर रही थी। मुझे इस बात पर शुबा गुजरा। मैंने खाला कहने वाली खातून से कहा, आप तो इन्हें अपनी खाला बताती हैं मगर ये आपको बेटी कहकर पुकारती हैं, ऐसा क्यों है? खातून ने जवाब दिया, बात दरअसल ये है कि खाला 10 साल से मेरे पास है, इसलिए ये मुझे बेटी ही कहती हैं। फिर जब खातून ने बिन्नत मरियम ओल्ड हाउस का फॉर्म पुर किया तो फरीदा बेगम के शोहर और खातून के वालिद के खानों में लिखे गए नाम एक ही थे। शायद वो ये गलती बेदहानी में कर गई थी। मैंने जब इनकी तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई तो वो चौंकी। अरे, मैं ये क्या लिख गई, मेरे बाप का नाम तो। मैंने इन्हें टोका, देखे खातून, अगर ये आपकी हकीकी माँ है और आप खाला बनाकर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हैं तो आप बहुत बड़ा जुर्म कर रही हैं। हमारे यहाँ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग आते रहते हैं, उन्होंने असल हकीकत दुनिया को दिखा दी तो आप बड़ी मुश्किलों में फंस जाएंगी। मगर वो बड़ी ढीठ औरत थी, बड़ी ढिठाई से बोली, आपको अगर मेरी बात का यकीन नहीं तो मैं इन्हें कहीं और दाखिल करा दूंगी। मुझे फरीदा बेगम की हालत जार देखकर तरस आ गया। इनके हाथ पैर के नाखून बेतहाशा बड़े हुए और गंदे थे, कपड़े बेहद गंदे और फटे हुए थे, बाल सूखे और उलझे हुए थे, चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। मैंने खातून से पूछा, फरीदा बेगम का कोई वाली वारिस नहीं? इनकी औलाद है मगर पूछती नहीं, मेरे घर छोड़ गए तो फिर पलट कर नहीं आए। मैंने जब इन्हें एहसास दिलाया, खाला भी तो माँ की तरह होती है ना, फिर इन्हें आप अपने घर में रखना क्यों नहीं चाहती? तो कहने लगी, मैं ससुराल में रहती हूँ, इसलिए अपने किसी रिश्तेदार को ज्यादा दिनों अपने पास नहीं रख सकती। अपनी इस खाला की वजह से कई बार मेरे ससुराल में मामलात बड़े संजीदा हो गए। है, इस खातून के जाने के बाद हमने फरीदा बेगम को नहलाया धुलाया, साफ कपड़े पहनाए, इनके बड़े हुए नाखून काटे, सर में तेल डालकर कंघी की। इस तरह इन्हें बड़ा सुकून मिला, मगर खुश होने की बजाय इनका चेहरा आंसुओं से तर हो गया और वो ठंडी आहें भरने लगी। एक हफ्ते बाद ही सब्र जब्त का ये रहा सहा बंधन भी टूट गया और अपनी बेटी का नाम ले लेकर रोने पीटने लगी। हाय मेरी किस्मत, मुझ बदनसीब को क्या मालूम था कि जिस बेटी को जन्म देने से लेकर इसे इसके घर की रानी बनाने तक अपनी रातों की नींदें और दिन का चैन मुद्दतों मैंने बर्बाद किया। वो बेटी मेरे इस बुढ़ापे में मेरी खिदमत करने के बजाय मुझे इस तरह घर बदर कर देगी तो क्या वो आपकी भांजी नहीं थी? नहीं, वो झूठी है, मक्कार है। मैं इसकी हकीकी माँ हूँ। अगर ये बात है तो आपको इसकी मौजूदगी में जब वो आपको यहाँ लेकर आई थी इसी वक्त कह देना चाहिए था कि ये झूठ बोल रही है, मैं इसकी हकीकी माँ हूँ। कैसे कह देती? इसने तो मुझे यहाँ लाने से पहले ये कह दिया कि वहां मैं आपको अपनी खाला बताऊंगी और धमकी दी थी कि अगर आपने मुझे वहां झुठलाने की कोशिश की तो घर वापस लाकर एक कमरे में कैद कर दूंगी और भूखा प्यासा रखकर मार दूंगी। उफ मेरे खुदा, मैं तो ये सब सुनकर लर्ज कर रह गई। तेरी दुनिया में ऐसी जालिम बेटियां भी होती हैं जो अपने पास अपनी माँ का वजूद बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो भूखा प्यासा रखकर मारने की धमकी देती है। हमने तो सोचा था कि अक्सर बेटे अपनी बीनियों के चक्कर में आकर माओ को इस तरह से ओल्ड हाउस छोड़ जाते हैं। बेटी के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि बेटी को तो अपनी माओ का बहुत एहसास होता है। फिर यूं हुआ कि कई दिन बाद फरीदा की बहन का दुबई से फोन आया तो इनसे मालूम हुआ, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि फरीदा बेगम को ओल्ड होम पहुंचाने वाली इनकी भांजी नहीं सगी बेटी है। इसके बाद जब एक बार बदनसीब बेटी का फोन आया और इसने पूछा कि मेरी खाला खैरियत से तो है, तो मैंने इससे कहा, तुम्हारी खाला का टेलीफोन दुबई से आया था, उन्होंने तुम्हारे सफेद झूठ का पोल खोल दिया है। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया है कि फरीदा बेगम तुम्हारी सगी माँ है। अब इसने अपनी गलती तस्लीम की, एतराफ किया कि हाँ वो मेरी माँ ही है, मगर साथ ही ये उज़र भी पेश किया कि ये सब कुछ मैंने अपनी मजबूरियों के तहत किया है। हमारी माली हालत ऐसी नहीं कि हम इनकी कफालत कर सके। इसका ये उज़र मेरे लिए काबिल कबूल नहीं था। इसकी लाइफस्टाइल से हरगिज इस बात का एहसास नहीं होता था कि वो कोई गरीब औरत है और इसके वसाइल इतने महदूद हैं कि अपनी माँ की कफालत भी ना कर सके।
बिन्नत मरियम ओल्ड हाउस में अक्सर मीडिया के लोग आते हैं और यहाँ की मजलूम खवातीन से मिलकर इनकी कहानियां सुनते हैं, जिन्हें बाद में अपने अखबार या चैनल में पेश करते हैं। फरीदा बेगम की हालत ये है कि किसी की भी आहट सुनती है तो चौंक पड़ती है। तुम्हें मेरी बेटी ने तो नहीं भेजा? वो कैसी है? इसे और इसके बच्चों को देखने को आंखें तरस गई। मुझे इसके पास ले चलो, बड़ी मेहरबानी होगी बेटे, मुझे घर पहुंचा दो। एक दिन एक सहाफी आया तो इसे देखकर भी फरीदा बेगम रोने पीटने लगी। तुम्हें मेरी बेटी ने भेजा है ना? वो मेरे लिए बहुत बेचैन होगी ना? मैं भी इसके और इसके बाल बच्चों के लिए बहुत तड़पती हूँ। मुझे अपने साथ ले चलो, मेरी बेटी के पास पहुंचा दो। फरीदा बेगम की हालत देखकर सहाफी ने पूछा, क्या इन्हें कोई जोर जबरदस्ती छोड़ गया है? इनके बाल बच्चों से इन्हें जुदा कर दिया है? जिस बेटी और इसके बाल बच्चों के लिए वो तड़पती हैं, इसी बदनसीब बेटी ने इन्हें यहाँ लाकर छोड़ा है। मैं बोले बगैर न रह सकी। उस सहाफी ने हैरत का इजहार किया, इनकी क्या कहानी है? बड़े नसीबो जली है ये बेचारी औरत, आप इन्हीं से पूछ लीजिए, इन्हीं की रोदादे गम। सहाफी ने पहले तो फरीदा बेगम से बड़ी मोहब्बत और अपनायत का इजहार किया और कहा, मैं आपकी हर मुमकिन तरीके से मदद करूंगा, आपको आपके बिछड़े हुए अजीजों से मिलाऊंगा, लेकिन पहले आप अपने बारे में मेरे हर सवाल का जवाब दीजिए। पूछिए, मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? पहले आप अपने और अपने शोहर के बारे में बताइए। तो वो बताने लगी, मेरी पैदाइश अजमेर शरीफ की है। मेरे शोहर का ताल्लुक दिल्ली से था। हम लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए तो मेरे शोहर ने एक बैंक में मुलाजमत कर ली। हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजर रहा था। वक्त गुजरने के साथ साथ हम दोनों माशाल्लाह 5 बच्चों के माँ बाप बन गए, 2 बेटे और 3 बेटियां। बच्चों को हमने पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे हंसते बसते घर में एक दिन कोहराम मच गया जब हमारा एक जवान बेटा दहशतगर्दी का शिकार बन गया। खुदकुश बम धमाके में जहां दूसरे बेगुनाह लोग लुकमा अजल बन गए, वहां हमारे घर का भी एक रोशन चिराग बुझ गया। अभी बेटे का सदमा कम नहीं हुआ था कि मेरे शोहर भी एक हादसे का शिकार होकर हमारा साथ छोड़ गए। मेरी तो दुनिया ही अंधेर हो गई। मेरा दूसरा बेटा कुवैत में और 2 बेटियां लंदन में रहती हैं। इसीलिए शोहर के गुजर जाने के बाद मुझे अपनी तीसरी बेटी के घर में रहना पड़ा। मैं यहाँ अपनी किस्मत पर रोती और आंसू बहाती रहती थी। जमाने की सितम जरीफी देखिए कि मुझे दुखियारी का रोना धोना भी इस घर के लोगों से नहीं देखा गया। यूं तो सभी लोग कहते हैं मरने वालों को कब तक रोएंगे, मगर खास तौर पर बेटी की नंदे बहुत ज्यादा बुरा मनाती थी। इन सब का कहना था, बस बहुत रो चुकी आप, अब हंसिए बोलिए। मगर जिसका जवान बेटा मर जाए, जिसका सुहाग उजड़ जाए, वो भला कैसे हंसे बोले? बजाय इसके कि कोई मेरी दिल जोई करता, सब अपनी अपनी धुन में मगन रहते। बेटी अपनी मुलाजमत में मसरूफ रहती, इसकी नंदे और मेरी नवासियां कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में चली जाती। मैं अकेले घर में अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रहती। अच्छा आंटी, तो ये बताइए कि आपको यहाँ पहुंचाने का प्रोग्राम आपके अपनों ने कैसे बनाया? एक दिन बेटी ने कहा, अम्मी हम आपको एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ आपका माहौल तब्दील हो जाएगा, आपकी तबीयत बहल जाएगी, वहाँ आपका ख्याल रखा जाएगा, हंसेंगी बोलेंगी, आपका दिल गमों के बोझ से हल्का हो जाएगा। मुझे इसकी बातें सुनकर इस बात की खुशी हुई कि मेरी बेटी को मेरे दुखों का एहसास तो है। वो मुझे गमो अलम के अंधेरे से निकालना चाहती है, इसलिए किसी अच्छी जगह मुझे ले जाना चाहती है। तो आपको यहाँ आने तक इस बात का इल्म नहीं था कि आपकी बेटी आपको ओल्ड हाउस में लाने वाली है? बच्चे ना सिर्फ इल्म था बल्कि इसने मुझसे ये भी कहा था कि वहां मैं आपको अपनी खाला बताऊंगी, तो ये सुनने के बाद भी आपको कोई शक व शुबा ना हो? इसके बाद तो नहीं, अलबत्ता जब रास्ते में इसने मुझे कहा, अगर आपने मेरी किसी बात की तरदीद की या जुटलाने की कोशिश की तो घर वापिस आकर मैं आपको भूखा प्यासा रख कर मार दूंगी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेटी मुझे कूड़ा कचरा समझकर कहीं फेंकने जा रही है। मुझे ये बताइए, जिस बेटी ने आपको अपने घर से इस तरह निकाल बाहर किया, इसके आसपास जाने के लिए आप क्यों तड़पती हैं? क्या करूं, मेरी मजबूरी ये है कि मैं माँ हूँ, इसलिए बेटी के बदतरीन सलूक के बावजूद इसके लिए दिल तड़पता है। इसके बच्चों से मिलने, इनसे बातें करने को जी चाहता है। अब अपनी बेटी को तो मैंने पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन इसके बच्चे भी तो मेरे हाथों में पले बड़े। इनसे बातें करके बहुत सुकून मिलता है। इसके छोटे बच्चे जो अभी दुनियादारी से वाकिफ नहीं,
मेरे पास आकर बड़ी मासूमियत से कहते थे, नानो क्यों रो रही हैं? भूख लगी है या चीज खाने को दिल चाह रहा है? नहीं बेटा, ना भूख लगी है ना कोई चीज खाने को दिल चाह रहा है। मैं इसे गोद में लेकर प्यार करती तो वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से मेरे आंसू पूंछ कर कहते, तो फिर किसी ने आपको डांटा होगा, मामा ने तो नहीं। आपका एक बेटा कुवैत में है, आप इसके पास क्यों नहीं चली जाती? बेटों पर तो माँ बाप की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत सी बातें इनके अपने अख्तियार में नहीं होती। बच्चे बड़े होकर अपने आप को माँ बाप से भी बड़े समझने लगते हैं। इनकी मर्जी के बगैर कोई कदम नहीं उठा सकते। मेरे शोहर के मरने के बाद जब मेरा मसला सामने आया कि अब मैं किसके पास रहूंगी, तो बेटे बहू ने ये कहकर अपने आप को बड़ी जिम्मा करार दे दिया। कुवैत बड़ी महंगी जगह है। हमारे अपार्टमेंट में हमारी अपनी रिहायशी बड़ी मुश्किल से होती है। अम्मी को हम अपने साथ ले जाएं तो रखेंगे कहाँ? लंदन वाली बेटियों ने भी कुछ इस किस्म की उजरदारियां पेश की, और ये भी कहा वहां आने जाने के अखराजात भी बहुत ज्यादा हैं। ये कोई ऐसी बात तो नहीं कि हम माँ को कराची से लाहौर या किसी और शहर में लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान से लंदन लेकर जाना कोई आसान काम नहीं है, इसीलिए बेहतर ये है कि वो पाकिस्तान में ही रहे। अच्छा, तो इन सब के इनकार के बाद आपको अपनी बेटी के पास रहना पड़ा। इसने कोई उज़र पेश तो नहीं किया था इस वक्त? किया था, इसने भी उज़र पेश किया था। इसने कहा था मैं तो ससुराल में रहती हूँ, मेरे पास अम्मी 2-4 दिन तो मेहमान बनकर रह सकती हैं, पर इनकी मुस्तकिल रिहाइश मेरे ससुरालियों को पसंद नहीं होगी। इसकी बात पर मेरे बेटे और बेटियों ने कहा कि अगर हम लोग हर माह अम्मी के अखराजात के लिए कुछ पैसे भेज दिया करें तब तो इन्हें कोई एतराज नहीं होगा ना। तो तब वो रजामंद हो गई। इतने दिनों जो इसने अपने पास रखा, यूं ही नहीं रखा, वो मेरे अखराजात बाकायदा अपने दूसरे बहन भाइयों से लेती रही। अम्मा जी, इस तरह का मसला सिर्फ आपके साथ नहीं, एक माँ बाप अपने कई बच्चों को पाल पोस कर लिखा पढ़ाकर अपनी जिम्मेदारी निभा देते हैं, लेकिन कई औलादे मिलकर अपने बूढ़े वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं निभाते। आज के दौर में ओल्ड हाउसों का क्याम इस तल्ख हकीकत की जिंदा मिसाल है कि बच्चे बूढ़े माँ बाप को फालतू समझकर, एक हकीर चीज समझकर ओल्ड हाउसेज में इन्हें छोड़ जाते हैं। मगर मेरे बेटे ऐसा क्यों होता है? फरीदा बेगम बोली, हमने तो अपने माँ बाप को जब तक वो जिंदा रहे बहुत ख्याल रखा था, इनकी बड़ी खिदमत की थी। मैंने तो अपनी माँ को कभी कोई दुख नहीं दिया था, हमेशा इनका हर हुक्म बजा लाती थी, इनका सारा काम इबादत समझकर करती थी। फिर मेरे साथ मेरी औलाद ऐसा बर्ताव क्यों करती है? मैं अपनी बाकी उम्र अपने बच्चों के साथ गुजारना चाहती हूँ। मैं इस इंतजार में हर दिन गुजारती हूँ कि वो आएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मगर मेरी बेटी मुझे यहाँ पहुंचाने के बाद एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। क्या अब वो यहाँ मेरी मैयत ले जाने के वक्त ही आएगी? फरीदा बेगम, क्या जरूरी है कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी मैयत ले जाने के वक्त ही आए? मगर ये बात मैंने फरीदा बेगम को मुखातिब करके नहीं कही, बल्कि दिल ही दिल में कही। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कफन दफन का बंदोबस्त करने वाले किसी इदारे को ये काम सौंप दे। अम्मा जी, अब तो आपके लिए यही बेहतर है कि आप अपने बच्चों से किसी बेहतरी का ख्याल दिल से निकाल दें और इस ओल्ड हाउस में हर गम हर दुख को भुलाकर बाकी जिंदगी हंसी खुशी के साथ गुजार दे। इस ओल्ड हाउस में रहने वालों को ही अपनी फैमिली समझिए। सहाफी ने इन्हें समझाने की कोशिश की, अगर उन्होंने आपको फालतू चीज समझकर यहाँ फेंक दिया है तो आप भी यही समझिए कि आपका कोई था ही नहीं, और था भी तो कब का मर गया। जरा देर तक ये कहने वाले सहाफी को वो अजीब नजरों से देखती रही, फिर यूं बोली कि इनके लब और इनकी आंखें बैक वक्त बोल रही थी। मेरे बारे में कोई कुछ समझे, मगर मैं अपनी औलादों के बारे में कैसे समझ लूं कि वो मौजूद नहीं? अल्लाह इन्हें सलामत रखे। इतना कहकर वो जरा रुकी और फिर बोली, बस बेटा, तुम यहाँ आए हो तो मेरा ये काम कर दो कि वापस जाते वक्त मुझे मेरे घर छोड़ दो। छोड़ दोगे ना? इससे पहले कि सहाफी कुछ कहता मैं बोल पड़ी, आप भी कमाल करती हैं। आप जिसे अपना घर कहकर वहां जाना चाहती हैं, वहां से तो कोई एक बार भी आपसे मिलने को नहीं आया। आप वहां जाएंगी तो फिर एक बार जलीलो ख्वार होकर निकाली जाएंगी। बात दरअसल ये है मैडम कि मेरी बेटी बेहद मसरूफ रहती है, इसलिए शायद ना आ सकी हो, और इसने तो यहाँ मुझे इसलिए पहुंचाया था कि मेरा माहौल बदल जाए, मैं बहुत से लोगों के दरमियान पहुंचकर शायद अपने दुखों का बोझ हल्का कर सकूं। माँ भी बड़ी अजीब शय होती है ना,
वो बेटी जिसने माँ को खाला बनाकर पेश किया, माँ की बार बार तस्लील की, इसी बेटी की हमायत में माँ बात कर रही थी। ममता हकीकतन किस जज्बे को कहते हैं, फरीदा बेगम से मिलकर बखूबी अंदाजा हो जाता है। वो बेटी जो इसे माँ कहने से मुनकर हुई और 2 महीनों में कभी इनसे फोन पर बात करना भी गवारा नहीं की, वो माँ एक लम्हे को बेटी की नाफरमानी और ओल्ड हाउस छोड़े जाने पर कभी सरापा एहतजाज होती है, तो कभी अपने दिल में इस उम्मीद का दिया भी रोशन कर देती है कि तुम इसे फोन तो करो और कहो तो सही, देखना वो मुझे लेने आ जाएगी, मुझे मेरे घर तो ले चलो, अब वो मुझे रख लेगी। जब मैं इस ममता की मारी माँ से कहती हूँ, अगर आपकी बेटी ने आपको अपने पास रखना ही होता तो वो आपको यहाँ छोड़ कर ही क्यों जाती, तो ये माँ बेटी के जुर्म पर पर्दा डालने में देर नहीं लगाती, इसकी हमायत में सफाइयाँ देने लगती है। वो बात ये है मैडम, इसे ये खबर नहीं कि यहाँ आकर मैं रोती रहूंगी, वो तो यहाँ मुझे आराम पहुंचाने और मेरा माहौल तब्दील करने के लिए मुझे यहाँ छोड़ गई थी। जब सहाफी फरीदा बेगम से इंटरव्यू कर रहा था तो इसकी गुफ्तगू बिन्नत मरियम ओल्ड हाउस की मकीन एक और खातून भी सुन रही थी। ये ऐसी बदनसीब खातून थी जो बे औलाद थी, लिहाजा आखिरी उम्र में इसे ओल्ड हाउस में सहारा लेना पड़ा। इस ओल्ड हाउस में ऐसी और भी लावारिस खवातीन मौजूद है। ये खातून दोनों की बातें सुनने के दौरान एक बार बेसाख्ता कह उठी, अगर औलाद ऐसी ही होती है तो हम बे औलाद ही अच्छे थे। शायद यही मसलहत थी जिसके तहत मुझे अल्लाह ने बे औलाद रखा। सहाफी ने जब ये देखा कि फरीदा बेगम तो जिद पर हैं कि वो इन्हें इनके घर पहुंचा दे, तो इस गरीब ने बेबसी के साथ मुझे देखा। मैंने कहा आइए मैं आपको एक और माँ से मिलवाती हूँ। ये कहते हुए मैं इसे अपने साथ लेकर एक दूसरे कमरे में पहुंची। वहां मौजूद एक ज़ईफ खातून से मिलाते हुए मैंने कहा, ये 7 बच्चों की माँ है, सब बैरूने मुल्क मुकीम है, सिवाय एक बेटे के। ये बेटा मासूर है और किसी मज़ार पर रहता है। इनके सब बच्चों के हिस्से में इनकी जायदाद के माकूल हिस्से आए, जबकि मासूर बेटे के हिस्से में सिर्फ माँ आई। वो हर 10-15 दिनों के बाद माँ से मिलने आता है और अम्मी जान कहता हुआ देर तक इनके पास बैठा इनके हाथ पांव चूमता रहता है। जबकि बैरूने मुल्क ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करने वाले इसके भाई बहन कभी पलट कर भी माँ की खबर लेने नहीं आए। ये कहानी 100% सच पर मबनी है। मरियम ओल्ड हाउस के नाम से एक ओल्ड हाउस खोल रखा है जहाँ ऐसी खवातीन को रखा जाता है। ये कहानी इसलिए सुनाई गई है ताकि औलाद को अपने माँ बाप की कदर का एहसास हो जाए, अपनी गलतियों का एहसास हो जाए और वो बुढ़ापे में इनकी खिदमत करें और घर से दर बदर होने ना दें।